जाता है। सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस के इस मौके पर मैं तमाम महापुरुषों को मंच पर उनकी तस्वीरों के माध्यम से और उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। मैं हमारे भील प्रदेश के जाबाज शेर मन्नारे भाई जगदीश को नमन करता हूं और कुंभलगढ़ की टीम में हमारे मजबूत साथी जिनको हमने पिछले दिन खो दिया भाई बाबूलाल जी को नमन करता हूं, क्योंकि शायद उनके बाद ये पहला कार्यक्रम है। मेरे अजीज साथी और आदिवासी परिवार के मजबूत साथी को हमने खोया है, तो आज इस मंच के माध्यम से उनको नमन करते हैं और उनको हम नमन करते इतना भरोसा जरूर दिला सकते हैं कि आपका संघर्ष हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, इसको अंजाम तक जरूर लेकर जाएंगे। साथियों, माफी चाहूंगा क्योंकि वक्ताओं की लिस्ट में अभी कई नाम करीब 8 से 10 नाम और वक्ताओं के बाकी थे, लेकिन मौसम खराब हो रहा था तो साथियों ने उस खराब मौसम का दबाव मेरे ऊपर बना दिया। वो कहते हैं चक्रवात का दबाव बना इसलिए बारिश हुई, तो वैसा ही कुछ दबाव बना कि भाई अब समय खराब नहीं करें। तो मैं ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। सबसे पहले आप सब आज इस विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में पधारे, सभी ने पधारे हुए तमाम गणवीरों को, माताएं बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमन, जोहार, अभिनंदन, आभार कि आप सब ने समय निकालकर इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में अपना योगदान दिया। मैं प्रशासन के साथियों का भी, पुलिस प्रशासन के भी साथियों का और अन्य विभाग से भी जो भी प्रशासनिक साथियों ने हमारे इस आयोजन में परोक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय थानाधिकारी जी भी पधारे थे, अन्य कई अधिकारी भी यहां पधारे, उनका मैं इस मंच के माध्यम से अपने आदिवासी परिवार की जाजम के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि अच्छी बातें पहले कह लेनी चाहिए, सम्मान जरूरी है। साथियों, आज के इस मंच से मैं पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं हमारे कुंभलगढ़ क्षेत्र में ऐसी हुई जिनसे कहीं ना कहीं समाज के मन में दुख है, या ये कह सकते हैं कि समाज उन सभी घटनाओं को लेकर अपने आप में काफी द्रवित महसूस हुआ है। मैं इस क्षेत्र में कई और भी घटनाएं हुई, मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारे पास ही के क्षेत्र में चिकलवास में हमारे एससी समाज के 4 बंधु कालग्रसित हो गए। एक दुर्घटना में जनोपयोगी धर्मार्थ कार्य के लिए धर्मशाला का निर्माण कर रहे थे और वो अचानक छत गिरने से 4 साथियों की मृत्यु हो गई और 9 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। आज इस मंच के माध्यम से हम उन दिवंगत साथियों को भी नमन करते हैं और आज पूरी जाजम की ओर से हम परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति, अपनी संवेदना प्रेषित करते हैं। साथ ही मैं आग्रह करूंगा कि उस घटना के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी त्रासदी है, तो उस घटना के लिए हमारे कुछ बुद्धिजीवी साथियों ने मिलकर एक मिशन चिकलवास के नाम से एक मिशन चलाया, जो अगले 2-3 दिन तक और चालू रहेगा। क्योंकि जो 4 साथी जिनकी डेथ हो गई है, उनमें से एक साथी जिनकी डेथ हुई, उनके 2 बच्चे हैं और वो दोनों बच्चे पूरी तरह नेत्रहीन है, देख नहीं सकते, और बाकी परिवारों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो उनके परिवारों में जो परिवार ने जो नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई हम नहीं कर सकते, लेकिन उनको आर्थिक संबल के लिए हमने एक मिशन चलाया है। तो मैं इस मंच के माध्यम से भी मेरे तमाम जागरूक बुद्धिजीवी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप जो भी राशि, कोई तय नहीं, आप जितना आप में सामर्थ्य हो, जो भी राशि आप अगर सहयोग करना चाहें तो एक नंबर मैं बता रहा हूं, एक बार मुझे नंबर, वो गोवर्धन जी जो नंबर है, एक बार जो नंबर है वो बोल दें। ये नंबर है, इस पर अगर आप जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 10,000, 50,000, 1 लाख, जो भी आपका सहयोग हो, आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। ये किसी पे कोई दबाव नहीं है, एक स्वेच्छा से निवेदन है। ये नंबर आप लिख सकते हैं 9636
791143 96, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 9636 791143। इसमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से जो भी साथी सहयोग कर सकते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं पूरी तरह आज के कार्यक्रम पर फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है मौसम खराब हो रहा है और सभी को वापस भी लौटना है। मुझे भी अभी यहां से अगर संभव हुआ तो देसूरी कार्यक्रम में जाना है, वहां के साथी भी इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे समाज में ये मंच कुचोली का आखिरी कार्यक्रम था, जब शायद सामूहिक रूप से कुंभलगढ़ में आदिवासी परिवार का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद कुछ ऐसे कारण पैदा हुए कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ की वजह से, शायद कुछ निजी स्वार्थ और कुछ दूसरे लोगों के बहकावे में आकर आदिवासी परिवार के रास्ते से भटक कर वो कहीं रास्ता भटक गए। आज इस मंच से मैं पुनः उनको एक बार आग्रह करता हूं कि आदिवासी परिवार के बिना आप कुछ भी नहीं है। इसलिए शायद ये जाजम पर आकर एक बार समाज के बीच में अपने द्वारा की गई, जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए समाज से माफी मांगकर समाज से अगर आग्रह करें तो शायद समाज दोबारा आपको गले से लगाने के बारे में सोच सकता है। तो इसलिए मेरा उन साथियों को भी कहना है कि अभी भी वक्त नहीं गुजरा है। अभी भी आप जो जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं उनके लिए समाज से अगर माफी मांगेंगे तो हमारा समाज वास्तव में ऐसा नहीं है कि अपने घर के बेटे को माफ नहीं करेगा, लेकिन आप में मन से समाज के प्रति जो आपने जो भी कुछ भी किया है, मन से उसके बारे में आपको आत्मग्लानि हो तो शायद समाज आपको फिर से गले लगाने के लिए तैयार है। रही बात व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर राम मीणा के ऊपर कोई कितनी भी टिप्पणी करे, डॉक्टर राम मीणा को फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 15 साल का सार्वजनिक जीवन हो गया मेरा। 15 साल मैंने समाज की लड़ाइयां लड़ी हैं, केवल कुंभलगढ़ में नहीं है, केवल कुंभलगढ़ में नहीं लड़ा हूं। कई लोगों को लगता है कि शायद डॉक्टर राम मीणा केवल कुंभलगढ़ तक ही सीमित है, तो मैं बता दूं कि केवल कुंभलगढ़ तक नहीं, उदयपुर के नीचे आप घाटा उतर जाओ और उदयपुर से लेकर जैसलमेर तक मैंने समाज की लड़ाइयां लड़ी हैं, और एक बार नहीं सैकड़ों बार लड़ी हैं। तो डॉक्टर राम मीणा के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं, डॉक्टर राम मीणा को उन चीजों का फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप ये तो सोचे नहीं कि आप कुछ कहकर डॉक्टर राम मीणा पे बहुत कुछ कह लेंगे तो इससे मुझे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि जवाब देना जरूरी होता है, बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने कर्म को प्रधान मानता हूं और मैं अपने समाज को प्रधान मानता हूं, और मैं जो भी काम करता हूं वो मेरे समाज को आगे रख के करता हूं। इसलिए मुझे चिंता नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है। इसलिए मेरे लिए कुछ भी कहते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधे सीधे कुछ बिंदुओं पर आता हूं, मैं उन सब बातों को साइड में रखता हूं। यहां प्रशासन के भी साथी मौजूद हैं, मैं उनका ध्यान मेरी तरफ लाना चाहता हूं कि आपने इस व्यवस्था में हमें सहयोग दिया, उसके लिए आभार। लेकिन आप यहां आए हैं तो हमारी ओर से कुछ संदेशा अपने महातत्वों के लिए, अपनी सरकार के लिए, अपने उच्च अधिकारियों के लिए भी यहां से लेते जाइएगा, क्योंकि वैसे विभागीय कर्मचारी होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है रिपोर्ट बना के देना, वो होंगे कहीं ना कहीं। पिछले कुछ दिनों में एक बात यहां पर बार बार उठ रही है और बहुत तेजी से अखबारों में, सोशल मीडिया पर, और यहां के नेता, यहां के अधिकारी उसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि के नाम पर गिनाए जा रहे हैं, टाइगर रिजर्व। एक बात मैं, आप यहां सब लोग मौजूद हैं, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार मेरी तरफ ध्यान दें। वो ड्रोन को छोड़ दें, वो आके नहीं गिरेगा, चिंता मत करो, लेकिन जो आके गिर रहा है उसकी बात कर रहा हूं। आप सबको पता हो तो ये जो कुंभलगढ़ क्षेत्र है, इसमें कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम पर आप लोगों को यहां से हटाकर टाइगर लाया जा रहा है। क्या आप लोग इसके विरोध में हैं? आप लोग अपने घर बार छोड़ने के लिए तैयार हैं क्या? तो भाई, आदमियों को हटाकर यहां पर टाइगर रिजर्व जो लाया जा रहा है, क्षेत्र
क्षेत्रवासियों की इच्छा के विरुद्ध टाइगर रिजर्व जो लाया जा रहा है, मैं यहाँ पर प्रशासन के उपस्थित प्रतिनिधियों के माध्यम से मैं जिला कलेक्टर को अवगत करवाना चाहता हूँ। राज्य सरकार और सीएम भजनलाल जी सुन लें, आपकी उप मुख्यमंत्री मीरा कुमारी जी सुन लें, राजसमंद की पूर्व सांसद और वर्तमान में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी सुन लें कि आप या होटल वालों से चंदा ले लेकर उनका धंधा बढ़ाने के चक्कर में टाइगर ला रहे हो, वो हमें मंजूर नहीं है। ऊपर मोदी भी चंदे का धंधा कर ही रहे, या आपने शुरू कर दिया। होटल वालों से चंदा लेने कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे लोगों के जो सालों से, पीढ़ियों से और कई कई सदियों से यहाँ बसे हुए हैं, उन लोगों पर आप बेदखल करके टाइगर लाओगे तो ये मैं कहता हूं कि फिर चाहे हमें ये अहिंसा का मार्ग छोड़कर हिंसा भी अपनानी पड़ी, लेकिन ये टाइगर रिजर्व स्थापित नहीं होने देंगे। आपकी एक कमेटी अभी कुछ दिन पहले यहां पर आई कि यहां के बारे में, यहां की भौगोलिक परिस्थिति और यहां की रिपोर्ट बनाएगी। हम एक चीज पूछना चाहते हैं, हम यहाँ के रहने वाले बासिंदे, हमारी जमीन पर कोई आके बसेगा, आप उसकी रिपोर्ट बनाओगे। अरे भाई साहब, बंद कमरे में बैठकर 4 होटल वालों से और 4 मूंछों पे ताव देने वालों से आपने पूछ लिया कि टाइगर बसाया जाए या नहीं। एक बार जन सुनवाई करके पूछते, या के ट्राइबल से पूछते, या के आदिवासी से पूछते कि तू तेरी जमीन छोड़ना चाहता है कि नहीं छोड़ना चाहता है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर टाइगर लाके बसाना चाहते हैं, कहते हैं यहाँ का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, पानी की सुविधा है, ये है वो है। पानी की सुविधा उदयपुर शहर में भी चारों तरफ झील है। मैं कहता हूं टाइगर के लिए उससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती, टाइगर के लिए उससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती। उदयपुर शहर को उजाड़ के टाइगर बसा दो, उदयपुर शहर को उजाड़ के टाइगर बसा दो। चलो भाई, वहां दूर पड़ता है, आपको यही बसाना है कुंभलगढ़ में, तो मैं कहता हूं एक काम करो, ये जो कुंभलगढ़ का इलाका राजसमंद का शुरू होता है लखमाताओं के गुड़ा से, तो एक केलवाड़ा कस्बा, विछेर कस्बा, इधर राजसमंद का ये जो शहरी इलाका है, इस पूरे को उजाड़ो। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप शहरी क्षेत्र में 1% भी दखल करें। वहां पर तो आपको जवाब देने वाले बहुत समझदार लोग रहते हैं, या भोले भाले आदिवासी है, बेचारों को उठा के कभी भी हम वहां से फेंक सकते हैं और इनकी मर्जी के खिलाफ इनको उठा के फेंक देंगे, यहाँ टाइगर लाके बसा देंगे। बाप का राज समझा है क्या? बाप का राज आएगा उस दिन तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। यह बाप का राज नहीं है। अभी हमारे लोग क्या है समझ नहीं पाए, तो मैं आप सभी से एक बात इस मंच के माध्यम से एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि आने वाले 15 दिन के बाद, तारीख चाहे तो आज ही तय कर सकते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर चाहे तो वरना तारीख तय कर दी जाए ये बाद में, लेकिन करीब 15 दिन के बाद इस टाइगर रिजर्व के विरोध में केलवाड़ा एसडीएम का घेराव करेंगे। आप लोग सहमत है कि नहीं है? तो तारीख तय कर दी जाए, तारीख यही से तय कर दी जाए। आज से घर घर फले फले गांव जाकर घर घर जाके बताओगे कि केलवाड़ा एसडीएम का घेराव 31 अगस्त को किया जाएगा। 31 अगस्त को टाइगर रिजर्व के विरोध में पूरा क्षेत्र केलवाड़ा एसडीएम का घेराव करेगा। और प्रशासन के अधिकारी सुन ले, क्योंकि मुझे पता है केलवाड़ा एसडीएम के बाहर तो आपके 50-100 लोगों के इकट्ठा करने की भी जगह नहीं है, और रोड आपके पास केलवाड़ा में एक ही है, तो उससे पहले बाईपास बनवा लेना ताकि यातायात बाधित नहीं हो, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वैकल्पिक मार्ग आप निकाल लेना। और यहां से सरकार को भी चेता देते हैं कि 31 अगस्त को टाइगर रिजर्व
जो टाइगर रिजर्व के विरोध में ये ट्राइबल आ रहे हैं, और जब तक रद्द नहीं होगा तब तक केलवाड़ा के एसडीएम के बाहर से हम उठने वाले नहीं हैं। सहमत है? तो आज से जाकर घर घर कह दीजिए। मैंने एक मूवी देखी थी, वो उसका नाम था बाहुबली। उसमें एक सीन मुझे याद आ गया, तो मैं आज, क्योंकि मुझे भी वो थोड़ा सा मन लगा कि ऐसा, तो उसमें एक सीन होता है और उसमें जो बाहुबली का किरदार होता है वो कहता है कि दादा जाकर गांव में ऐलान कर दो कि मैंने बुलाया है। तो आप सब भी जाकर गांव में ऐलान कर दो कि आपके बेटे डॉक्टर राम मीणा ने केलवाड़ा एसडीएम ऑफिस के बाहर 31 अगस्त को बुलाया है। केवल टाइगर रिजर्व की बात नहीं है। उस दिन 31 अगस्त को हम कुंभलगढ़ और खन्नौर का जो क्षेत्र है, जो रिछोड़ का क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र को शेड्यूल एरिया में शामिल किए जाने की मांग को लेकर भी महापड़ाव करेंगे। आप सब सहमत हो कि कुंभलगढ़, खन्नौर और रिछोड़ का पूरा क्षेत्र पीएसपी में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये पहले से प्रशासन को अवगत करा देते हैं हमारी मांगे। 15 दिन 20 दिन का टाइम दे रहे हैं, पहले से काम कर लो ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। 15-20 दिन पहले कह रहे हैं 31 अगस्त कुंभलगढ़ में महापड़ाव होगा। और आगे की बात सुन लो। यहां पर पिछले कुछ दिनों में मुझे एक बात समझ में आई, पुलिस प्रशासन के साथी हैं, मैं प्यार से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, एसएसओ साहब शायद निकल गए, वरना मैं व्यक्तिगत रूप से उनको, खैर मैंने बताया भी है और बता भी दूंगा दोबारा, लेकिन आज सार्वजनिक मंच से बता देता हूं कि किला, जो कुंभलगढ़ किले के क्षेत्र में, वहां पर आपकी कोई स्थायी चौकी है, उस क्षेत्र का कोई बीट प्रभारी है, व्यक्तिगत नाम मैं लूंगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, उनको आप उस क्षेत्र के जो प्रभारी हैं उनको ढंग से समझा दें कि वहां कुंभलगढ़ किले के परिधि में जो ट्राइबल जितने भी घर हैं, जो ट्राइब आदिवासी वहां पर बसे हुए हैं, उन लोगों को परेशान करना बंद कर दे। वो अपने छोटे मोटे रोजगार के लिए, चाय की थड़ी, कोई नारियल पानी का बेचारा कोई छोटा मोटा ठेला लगाता है तो उनसे हफ्ता वसूली करता है। जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गया मैं उसकी वसूली कर डालूंगा, ध्यान रखना। मेरे पास नामजद है और मैं कह रहा हूं नामजद पकड़ूंगा, मैं नामजद पकड़ूंगा। मैं आज नाम नहीं लेना चाह रहा मन से कि ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, फिर बेइज्जती पचाई नहीं जाएगी, व्यक्तिगत दुश्मनी हो जाएगी। तो भैया ये हफ्ता वसूली बंद कर दो। जो बाहर से आके यहाँ हफ्ता वसूली दे रहे हैं उनके तो आराम से दुकानें चलवा रहे हो, वहां बैठ के चाट पकौड़े खाते हैं। मेरे पास फोटो वीडियो तक आए ऐसे आदमी के। तो मैं ये अंतिम चेतावनी देता हूं कि आप सुधर जाएं, इस तरह मेरे भाइयों को परेशान करना बंद कर दें। दूसरा, अब जो बात है, अगर यहां वन विभाग का कोई कर्मचारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये भी जो रिपोर्ट बना रहे हैं प्रशासन वाले, वो वन विभाग को भी सूचित कर दें कि 31 तारीख को आप अपने राजस्थान सरकार, राज्य सरकार, जो भी आपके खाता बही में रेवेन्यू रिकॉर्ड में चलता है कि ये जमीन सरकारी है, उस सरकार के बाप का नाम, उसके बाप का नाम और उसके बाप का नाम लेकर वहां आ जाना, फैसला करेंगे कि किसके बाप से ये जमीन आई है। मैं यहां के वादा करता हूं कि जो अभी कुछ दिन पहले जलसा में एक मामला आया, वहां का सरपंच बड़ी आड़ाहड़ी कर रहा है जबरदस्ती। भाई कई सदियों से हमारे लोग वहां पर उस जमीन पे काबिज है, अब वो बिल्ला नाम है, वन विभाग है कि एक गोचर है, ओचर है, जो भी है, तेरे को नरेगा वही मिली चलाने। इतना पूरी मैं जानता हूं पीपला पंचायत में आधी से ज्यादा जगह रास्ते नहीं है, वहां तो तेरे से नरेगा चल नहीं रही। तो सरपंच साहब 6 महीने बाद में नरेगा आपकी चलवा देंगे, गारंटी हमारी ले लीजिएगा। 6 महीने का ही है, 6 महीने का टाइम है। हमने सोच लिया कि शुरुआत सरपंचों से ही करेंगे। एमएलए 5 साल बाद में आएगा, इतने टाइम क्या करेंगे भाई? 5 साल थोड़ी, कुछ तो करेंगे। तो शुरुआत सरपंच से करेंगे।
तो जो सरपंच अब इस पूरी बेल्ट में जहां जहां हमारे भाई थोड़ा सा पानी पिला दो, जहां शेड्यूल एरिया आता है, अब वहां की भी एक समस्या है कि वहां सरपंच तो हमारा ही बनता है, पर वो जाके गोदी में दूसरों के बैठ जाता है, वोट हमारे लोगों से ले लेता है और फिर चुनाव जीतने के साल 6 महीने बाद वो दूसरों की गोदी में जाके बैठ जाता है। हमारे लोग अपने आप को ठगा समझते हैं कि यार बनाया हमने, और जाके वापस उस गोदी में बैठ गया। तो जो ऐसे मानसिकता वाले हमारे भाई हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं कि समय है, अभी भी सुधर जाओ और समाज की जाजम पर आओ, समाज के साथ आओ, समाज के दुख दर्द को बांटो और समाज को पहली प्राथमिकता में रखो। नहीं तो जिनकी गोद में बैठे हो वहीं बैठे रह जाओगे, 6 महीने बाद आपका भी रिटायरमेंट स्थायी तौर पे कर देंगे। हम सरपंच उनको बनाएंगे जो ये दुखी पीड़ित शोषित वर्ग है, जो यहां बहुतायत में है, उसकी बात को जो मजबूती के साथ उनका काम कर सके, उनकी बात को मजबूती के साथ ठोक कर रख सके, ऐसे लोगों को अब आगे सरपंच बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि पढ़े लिखे नौजवान हो, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको आगे सरपंच बनाया जाए ताकि आगे मजबूती से बात रख सके। और खास बात, एक बार सरपंच बन गया वो दोबारा नंबर नहीं आएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, बोले एक बार जिसने फायदा ले लिया वो दोबारा नहीं ले। तो हम भी ये तय करेंगे कि एक बार जो सरपंच बन गया अगली बार दूसरा नंबर आए। है कि नहीं बात सही? सब सहमत हो कि नहीं हो? तो सहमत हो, ढंग से बताओ सहमत हो। ये बात तो भाई मैं बात कर रहा था वन विभाग की, वो सरपंच में चला गया, सरपंच से वापस विभाग पा जाता हूं। तो वन विभाग ने अभी केसर में हमारे कुछ भाइयों के 2-3 पीढ़ी पहले से मकान बने हुए हैं और वन विभाग केसर और ओड़ा के एरिया में आके रोज उंगली कर रहा है कि यहां से आप खाली कर दो, आपके मकान तोड़ दिए जाएंगे। तो मैं वन विभाग से पूछता हूं कि भाई कैसे तोड़ दिए जाएंगे, जमीन किसकी है? वो कहते हैं वन विभाग। वन विभाग किसका है? वो कहते हैं सरकार का। तो भाई एक बात बताओ, मुझे मेरे बाप का नाम पता है, उसके बाप का नाम पता है और उसके भी बाप का नाम पता है, और अगर याद नहीं होगा तो हमारे खानदानी जो पोथी है उसमें 10-50 पीढ़ियों के नाम लिखे हुए हैं। हमारा बाप का नाम मिल जाएगा। तो मेरा बाप का बाप 10 पीढ़ी पहले से इस जमीन पे रह रहा था और तू कह रहा है सरकार की है। तो सरकार कब बनी भाई? ये सरकार बनी 1947 के बाद, 1947 के बाद बनी। उससे पहले हम इस जमीन पर रह रहे हैं और आप कह रहे हो ये जमीन सरकारी है। भाई आपने वहां बंद कमरे में बैठ के लिख दिया कि ये यहां से यहां लाइन खींच दी, वहां पता ही नहीं आपको कि कहां तक लाइन जा रही है, कौन यहां रह रहा है। आपने तो वहां लिख दिया कि वह सरकारी है। एक बार आके देखा था कहां तक लिख रहे हो? तो भाई अगर आपके बाप की है तो आपके बाप का नाम बता दो। हम हमारे बाप की है इसलिए नाम बता सकते हैं, और अगर आपके बाप का नाम नहीं है तो मेरे भाइयों को परेशान करना बंद कर दे वन विभाग, वरना साफ कह रहा हूं कि अब उंगली की वन विभाग ने अब किसी भाई को बेघर करने की कोशिश की तो वन विभाग आमना सामना होगा। जो उंगली करोगे वो सबसे पहले आपकी तोड़ दी जाएगी। बहुत हो गया ये, कोई बात नहीं। हमारा जब घर लूट रहा है, हमारी जंगल जा रहा है, हमारी जमीन जा रही है, आखिर करेंगे क्या? फिर हम मजबूर होकर हमें वो रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसलिए साफ चेतावनी है, चाहे तहसीलदार साहब हो जो फालतू के बिना नाम और इनके नाम पे नोटिस दिए जा रहे हैं। तहसीलदार साहब एक बार केलवाड़ा से घूम के निकलोगे ना तो आपकी जितने दिन की उम्र होगी, मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं, जितनी आपकी उम्र होगी दिन वाइज गिन लेना, उतने केलवाड़ा के आसपास आपको ऐसे कब्जे मिल जाएंगे जिनकी बात ही नहीं। वो कब्जे छोड़ के आप दूर गांव में हमारा कोई भाई 10 पीढ़ी से एक जगह बैठा है, वहां आप कभी 91 के नाम पे, कभी बिला नाम के नाम पे नोटिस दिए जा रहे हो।
तो साहब ऐसा नहीं हो जाए कि किसी दिन ये नोटिस बना के, समझ गए, तो ये नोटिस बना के डालने पड़ेंगे। तो 31 तारीख को केवल टाइगर रिजर्व नहीं, इस क्षेत्र में जितने भाइयों को, पूरे कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, कि जितने भाइयों को जो अपने बाप दादा परदादा के समय से जो जमीन पर आप काबिज हो और आपको नोटिस देकर कोई परेशान कर रहा है, वो सारे भाई अपने नोटिस लेकर कुंभलगढ़ आ जाना। उस दिन तहसीलदार साहब से आमने सामने बैठ के बात करेंगे। ये ऐलान कर देना कि जिस भी भाई को नोटिस मिला है, एक एक नोटिस पे तहसीलदार साहब से पूछेंगे कि बताओ साहब ये नोटिस किस आधार पर दिया है। और उस क्षेत्र के भाई एक और काम करना, जितने भी रोड किनारे अच्छी अच्छी जगह, जैसे कुछ समय पहले पीपड़ा में कांड हुआ था, याद है, 3 महापुरुषों की मूर्ति लगाई थी। क्यों लगाई थी ये भी पता होगा कि वो जमीन भी किसी ने कब्जा कर रखा था जबरदस्ती। तो इस तरह के जो कब्जे, जिन पर बिना SC ST के लोगों ने जो कब्जे किए हुए हैं, ऐसे जितने भी कब्जे किए उन सब की लिस्ट भी बना के ले आना। तहसीलदार साहब की उसी टाइम बैठ के आमने सामने बात कर लेंगे कि इनका क्या हिसाब किताब है, बता दो। ये भी हिसाब किताब पूरा करेंगे, एक दो चीज नहीं। दूसरा, एक ये गांव केसर के बोयला का भिलवाड़ा जाने का रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है। आम रास्ता जहां से पीढ़ियों से हमारे लोग जा रहे थे, मुझे जहां तक पता है रेवेन्यू विभाग के अधिकारी यहां हो तो, कि रास्ता आवागमन का चाहे रिकॉर्ड में हो या नहीं हो, रास्ता दिया जाना वाजिब होता है और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। जिस रास्ते से हम कई पीढ़ियों से जा रहे हैं, आज अचानक वो रास्ता किसी के खातेदारी नाम करके आप कहते हो कि उसकी खातेदारी में है और आप यहां से नहीं निकल सकते, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि या तो नियमानुसार उस रास्ते को खुलवा दीजिए, नहीं तो किसी दिन मजबूरी में JCB लगा के हमको वो रास्ता खोलना पड़ेगा और फिर आमना सामना होगा तो जो होगा फिर देखा जाएगा। अब हम इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। एक हमारे किले की परिधि में यहाँ के प्रशासन ने, जो हमारे भाई वहां पर बसे हुए हैं बहुत सालों से, वो अपने मकान की छत को भी पक्का नहीं करवा सकते। वो आज भी कच्चे केलू में रहने के लिए मजबूर किया हुआ है। एक सीमेंट का कट्टा ले जाने के लिए वहां अलाउ नहीं करते। वो बेचारे बारिश के मौसम में उनकी छत टपकती रहती है। और यहां पर जो निषेध क्षेत्र है जहां निर्माण नहीं हो सकता, यहाँ का प्रशासन वहां उनसे पैसे खा खाकर 10 मंजिला होटल बनवा सकता है, लेकिन बेशर्म प्रशासन एक हमारे गरीब आदिवासी भाई को 2 छत बनाने के लिए 4 कट्टे सीमेंट नहीं ले जाने देता है। उनको भी मैं चेतावनी देता हूं कि हमारे लोगों को उनके रहने लायक मकान बनाने की अनुमति दी जाए। और अगर आपने इसमें, आप कहते हो धरोहर है, किले के बीच में धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है, विश्व की धरोहर है उसकी, तो भाई एक काम करो, विश्व धरोहर जैसलमेर का किला है, वो भी विश्व की धरोहर है, विश्व में फेमस है, पूरा विश्व के लोग वहां घूमने आते हैं, उसको भी खाली करवाओ ना। उसमें जो हजारों लोग बसे हुए हैं उनको भी खाली करवाओ। बल्कि जैसलमेर किले के अंदर जो लोग बसे हुए हैं उनके घरों को सरकार ने पक्का बनाया और एक जैसा लुक दिया ताकि हेरिटेज लुक हो। तो हम तो कहते हैं भाई कि कुंभलगढ़ किले के अंदर जो हमारे भाई बसे हुए हैं उनके घरों को भी तुम किले की तरह बना दो, हमको कोई दिक्कत नहीं, बनाओ। हमने कब मना किया? किले की तरह बना के दे दो हमको एक महल, छोटा ही सही। जब तुम जैसलमेर में बना सकते हो, चित्तौड़ में बना रखा है, आधे लोग चित्तौड़ में बसे हुए हैं, यहां हमारे बस आदिवासी भाई बसे, उनको तुम्हें बेघर करना है ताकि इन होटल वालों से तुम अपना